हाँ जी, कल जो होमवर्क दिया था उसमें पहला क्वेश्चन बताओ कौन सा है? 30। अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी दिया था खुद करने के लिए। हाँ, नंबर क्या था वो? 34। 34। यस, 34 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 में एक बस अलग बात थी और कुछ नहीं। आप अपना कंसाइनमेंट अकाउंट चेक कर लें। हाँ, नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ करवाया? तो 16 लैक्स तो गुड सेंट हो गया, और आपके 20,000 ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, और 1 लाख हो गया कमीशन, और 4,500 फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। एक बार इसको बाद में लिख दूं मैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए थे आपके, एंट्री लिखूं क्या? 2 कैश, और ये 2 कौन है? रमेश और जॉन। और फिर उसके बाद क्या किया उसने? इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पे किए, 5 और 3 8,000 रुपये ना, 8,000। फिर जॉन ने माल बेचा, जॉन ने सेल किया 10 लैक्स, और उसके बाद अब नॉर्मल लॉस हो गया, ये हो गया 4,05,000, 4,05,000। और फिर उसके बाद माल बेचा तो उसका कमीशन भी बन गया 1 लाख। 1 लाख उसका कमीशन बन गया, और स्टॉक हो गया कितना? 4,06,500। अब क्या हुआ? इसका प्रॉफिट आ गया 79,000। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि मैं आपको अब नॉर्मल लॉस अकाउंट और बनाकर दिखाऊंगा इसका। ये थी बात तो असली। अब नॉर्मल लॉस में क्या हुआ? 2 कंसाइनमेंट 4,05,000। आपको क्लेम कितना मिला? यस, 4 लैक्स। बाय मिला या एडमिट हुआ? आफ्टर एडमिटिंग, क्लेम एडमिट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी 4 लैक्स। और इसने कहा कि आफ्टर एडमिटिंग द सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर एट ₹10,000। कहता है भाई, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा देखो यार तुम्हारे माल में आग लग गई, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है बॉस, इसमें से कुछ माल तो बचा पड़ा है। सैल्वेज का मतलब है बचा हुआ माल। सैल्वेज को हिंदी में कहते हैं अध जला माल। ठीक है ना? आप देखते हैं कई बार, मान लो कि आप बचपन में सारे शरारत करते थे कि कोई कागज़ लिया, उसको आग लगा दी, फिर बुझा दिया या बुझ गया वो अपने आप, तो वो कोना कोना काला रह गया, बाकी कागज़ रह गया, उसे सैल्वेज बोलते थे हम। उसे सैल्वेज बोलेंगे, ठीक है ना? तो सैल्वेज स्टॉक का मतलब है जिस माल का नुकसान हुआ उसमें भी कुछ बच गया, और उस बचे हुए माल की जो कीमत है वो कितनी है? वो है 10,000। लो जी, वो है 10,000। अब चक्कर ये पड़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 4,05,000 का तो नुकसान हुआ, और रिकवरी कितने की हो गई? 4,10,000 की। तो इसे, ये एक तरह से प्रॉफिट हो गया आपका, कितने का? 5,000 का। ये प्रॉफिट हो गया आपका। एक मिनट, अभी अमेंड मत करो, मैं एक बार 2 मिनट रुको, अभी ठीक मत करो, मैं बताता हूँ। आपके स्टडी ने एक अलग तरह की शरारत की हुई है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या हुआ? अब आपके पास बैलेंस शीट में 2 तरह का स्टॉक बच गया। एक तो बच गया नॉर्मल स्टॉक, और एक बच गया अब नॉर्मल स्टॉक, मतलब सैल्वेज स्टॉक। बात समझ आई आपको? ये 2 तरह का स्टॉक बच गया आपके पास। यानी कस्टमर आएगा तो इसको तो बेचोगे फ्रेश माल के रूप में, 4,06,500 वालों को तो फ्रेश माल के रूप में बेचोगे, और 10,000 को बेचोगे भाई ये थोड़ा बहुत है ना, जला हुआ है, देखो तुम ले सकते हो। तो बात समझ आ गई? ठीक है ना? आप, आम का सीजन गया अभी, तो
आम खरीदने जाते तो बिल्कुल एकदम टाइट बढ़िया आम जो है वो थोड़े महंगे मिलेंगे, और जो पिलपिले हो चुके होते हैं वो थोड़े सस्ते देगा, क्योंकि उसको पता है कल तो उसके भी काम नहीं आने आप। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यही है सैल्वेज, यही है। आपके पास स्टॉक दो तरह का हो गया, एक नॉर्मल और एक सैल्वेज। तो बैलेंस शीट के अंदर ये दोनों स्टॉक दिखाए जाएंगे। तो मैंने तो आपको ये बता दिया। अब आपके स्टडी ने क्या काम किया हुआ है, स्टडी ने क्या किया, इसको दिखाया 3,95,000 और स्टॉक में नॉर्मल स्टॉक दिखा दिया 4,06,500 और सैल्वेज दिखा दिया आपका 10,000। तो यानी कुल मिलाकर ये जो 10,000 रुपये यहां होने थे वो इसने काट कर कहां कर दिए, यहां कर दिए। इसने कहा जी नुकसान तो हमारा 395 का ही हुआ है वास्तव में तो। ठीक है। अब अगर आप इसको करोगे 395 को, तो यहां 395 आएंगे और 395 वाले का क्लेम कितना मिलेगा, 4, तो 5,000 प्रॉफिट तो फिर भी आना है। समझ गए आप। लेकिन ये 5,000 रुपये प्रॉफिट को है कौन सा है, नॉर्मल नहीं है, कौन सा है, अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल। ठीक है। तो मैंने जो पहला रास्ता बताया था वो सीधा सीधा रास्ता था बात को समझने का, कि यहां से अब नॉर्मल को लॉस को निकाल कर नीचे ले जाओ, उसमें जितना क्लेम मिल गया उतना ठीक है, बाकी स्टॉक दिखा देंगे और बाकी जो बचेगा वो P&L में डाल देंगे हम। ये तो एक तरीका था सीधा सीधा सा। आपके स्टडी ने थोड़ी शरारत कर रखी है ताकि बात लेट समझ आए या आए ना, और फिर बच्चा बोले मुश्किल है यार। ठीक है ना। तो स्टडी के हिसाब से कर लो भाई। वैसे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्टडी के हिसाब से काम कर लो तो ठीक है। समझ दोनों बातें लो। आप अपनी नोटबुक में दोनों चीज़ें लिख लो, बेशक मैंने दोनों बातें बता दी आप। हाँ जी बोलो। सर जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं ना, हमारा कोई लॉस होता है तो सर इंश्योरेंस में एक प्रिंसिपल होता है सब्रोगेशन का। इंश्योरेंस कंपनी, जैसे हम लॉस हुआ है तो सर जो स्क्रैप वैल्यू होती है ना, हाँ, वो इंश्योरेंस कंपनी पर चल जाती है। तो सर ये जो 10,000 रुपये से इंश्योरेंस कंपनी के हैं तो सर। गुड। आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर एक चैप्टर आएगा इंश्योरेंस क्लेम, 20 नंबर का चैप्टर है वो, उसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है इंटर के अंदर। तो आप उसमें ये पढ़ेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इन्होंने कहा कि सर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जब आपको क्लेम देती है तो जो स्क्रैप है वो उठाकर ले जाती है। तो हमारे यहाँ वो स्टॉक कैसे बच गया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एग्रीमेंट हो सकते हैं, दोनों एग्रीमेंट हो सकते हैं। जब आप बीमा करवाते हैं तो बात करते हैं कि अगर स्क्रैप हमारी होगी तो माल का इतना % बीमा है, और अगर स्क्रैप तुम्हारी होगी तो माल का इतना % बीमा है। ये दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा होता है सॉल्वेज स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब हो गया कंसाइनमेंट, कंसाइनर। जिस बंदे का नुकसान हुआ है उसको सौंप दिया गया। और इंश्योरर, सॉल्वेज स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी, उसको सौंप दिया गया। हमने ये माना है कि हमारे पास स्टॉक रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर एडमिटिंग सैल्वेज वैल्यू, वरना हमारे यहाँ बताओ 10,000 बताने की क्या जरूरत है। इंश्योरेंस कंपनी लगा ले अपने घर जाकर वैल्यू, कि वो कबाड़ उठाकर ले गई और लगा ले। दूसरी बात और देखो, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, वो जो एक्सीडेंट का जो नुकसान हुआ, जो मिस्त्री ने जो ठीक की चीज़ें, वो उतना क्लेम वो दे देते हैं और बात खत्म। आपका मोटरसाइकिल तो नहीं उठाकर लेके जाते। ठीक है। मोटरसाइकिल पूरी तरह से डैमेज ही हो जाए, खत्म ही हो जाए, फिर आप कहो कि देखो जी मुझे तो पूरा क्लेम चाहिए, मुझे तो मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा पूरा, ये तो काम नहीं देगा मुझे, तब वो क्या करती है, स्क्रैप ले जाती है। तो सारी चीज़ें ओपन है इसमें, आप रिजिड मत हो किसी भी चीज़ के अंदर, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल होता है इसके अंदर। ठीक है ना सर। पर ये भी तो होता है जैसे इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम ले रहे हैं तो उसका प्रॉफिट नहीं हो सकता हमारा। हाँ, ये बात, ये इमोशनल बात है। क्या है, एक बात ध्यान दो भाई सारे, ये बात समझ आ गई ना कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत शानी होती है, और जब वो वैल्यूएशन करती है तो ऐसा नहीं है कि जितने का क्लेम हो उससे ज़्यादा का वो। ठीक है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है किसी ने, उसका एक पैर कट गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने दोनों पैर का दे दिया, लो भाई अगली बार के लिए भी पहले ही ले लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, या ज़्यादा तो ऐसा भी नहीं होता। जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो और फिर आपके पास डाटा है, तो भाई साहब अकाउंट्स कर रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर रहे हो, तो तुम मालिक नहीं हो। मालिक ने डाटा दे दिया, चुपचाप आंख बंद करके खाते बना दो, वरना नौकरी जाती रहेगी। ये याद रखना आगे के लिए भी। आपके +2 में एक चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स।
तो उसमें क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया, आज से काफ़ी पुरानी बात है, सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन आया, 8 नंबर का 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है शायद, 8 का आता है क्या, हाँ 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया। तो एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये वो सारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, सारे पैसे आ गए, एक बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फिर वो फॉरफिट हो गया, एक्स भी था वाई भी था, फिर सारे में से टोटल 11,000 शेयर इशू कर दिए, जिसके अंदर एक्स के सारे शेयर इंक्लूड थे। ठीक है, यूं करके एक पूरा ब्लास्टिंग, क्वेश्चन तो याद आ गया होगा सबको, ठीक है जी। बस ये बात जो बताई थी वो यू वाला क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन की बजाय अंडर सब्सक्रिप्शन का आ गया था कि 1 लाख शेयर इशू किए और एप्लीकेशन आ गई 75,000 के लिए। हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल, बच्चे ने भी यही किया, नोट लिख दिया भाई साहब, हो ही नहीं सकता, 90% से नीचे हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, या फिर इसका आंसर इसी के 8 नंबर है, 0 है भाई साहब। क्योंकि आपसे कानून पूछा किसने, आपसे कहा जर्नलाइज द अबव एंट्री एंड मेक बैलेंस शीट, एंड यू शुड बी, बनाना चाहिए बस। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास, क्योंकि +2 सारे करके ही आते हैं और ये क्वेश्चन ध्यान भी आ जाता है सबको। ठीक है, तो जो नहीं करके आए, 1 मिनट रुको, जो नहीं करके आए उनके नंबर कटे लगा के एकदम, और जो करके आए उनको नंबर मिले। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जाए तो जो डाटा मिल गया चुपचाप कान पकड़ के उसके अकाउंट्स बना दो, दिमाग नहीं चलाना बिल्कुल भी। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि कानून क्या है, आपसे कह रहा है भाई खाते बना, चल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हाँ, ये तो एक बात थी कि जो डेटा आ जाए उसके सही खाते बनाना आपका फर्ज बनता है, आप सवाल नहीं उठा सकते उसके ऊपर। और दूसरी बात ये कि इंश्योरेंस कंपनी से गलतियां हो सकती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्लेम का गलत एस्टिमेट लग सकता है, ठीक है ना। जो ऑफिसर होते हैं, जो सर्वे ऑफिसर होते हैं, उनके प्रमोशन भी होते हैं, डिमोशन भी होते हैं। डिमोशन होने के यही कारण होते हैं कि वो पार्टी से मिल जाते हैं कई बार, तो जितने का नुकसान होता है उससे ज़्यादा का क्लेम दे देते हैं। कई बार क्या होता है, इनकी सेंस काम नहीं करती कि नुकसान वास्तव में हुआ कितने का है, तब ज़्यादा क्लेम आपको मिल जाता है। तो ऐसा इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मैंने ये बात बता दी। और दूसरी बात ये है कि जो बोल दिया उसे कर दो बस। यस, अब आप बोलो। सर ये कैसे ना, आप स्टडी मीटिंग में स्टार्ट कर रखे, स्टडी मीटिंग में स्टार्ट कर रखी है। हाँ। तो स्टडी मीटिंग में बाकी सॉल्यूशन में भी ना, जैसे एबनॉर्मल लॉस हमारा 40,000 है और क्लेम 30,000 है, तो सर एबनॉर्मल लॉस 10,000 दिखा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी 30,000 दिखा रहे हैं। तो सर बताओ, उसमें भी आप स्टडी मीटिंग के साथ चलना है, जो आपने तय वैसे करना है? नहीं, मैंने तो कहा अब नॉर्मल लॉस को यहाँ से बाहर निकालो बस। नहीं, जैसे आपने इस क्वेश्चन में कहा भाई स्टडी मीटिंग स्टार्ट कर रखी है, हाँ 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 ऐसे सॉल्यूशन होएगा। हाँ हाँ हाँ। पर जो बाकी क्वेश्चन है सर, जो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे उसमें हमारा लॉस 40,000 का है और क्लेम 30,000 का है, तो सर स्टडी मीटिंग अलग दिखा रहे हो, कंसाइनमेंट में दिखा रहे हो दोनों। बिल्कुल, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अलग दिखाया जाएगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट अलग दिखाया जाएगा। इसमें इस चीज़ का फर्क पड़ नहीं रहा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 395 जाएगा तो अब नॉर्मल प्रॉफिट तो बाहर ही आ गया ना। मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ 79 की बजाय 84 आ जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। बल्कि स्टडी मटेरियल की तो और बातें बताता हूँ आपको मैं। क्या कर रखा है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, यहाँ तो चलो गुड सेंट ये वो ताम झाम सारा आ गया। अब नॉर्मल लॉस हो गया मान लीजिए 15,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया 8,000 का और बाकी P&L, ये लो, यही काम कर दिया इन्होंने तो। बल्कि होना क्या चाहिए, बाय अब नॉर्मल लॉस 15,000 और फिर नीचे लेके आओ। तो स्टडी मटेरियल तो ये काम भी कर रहा है, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। क्यों? उससे आपकी एंट्री समझने की सेंस खत्म हो जाती है। मैंने क्या कहा, अब नॉर्मल लॉस should be thrown out from consignment account and should be transferred to P&L account, यही बोला है ना। इसको निकाल कर बाहर फेंको यहाँ से। कर क्या रहा है, अब नॉर्मल आइटम है, कर क्या रहा है भाई साहब, ठीक है। तो इस बात को मैं कभी फेवर नहीं करूंगा, ठीक है। इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने जिन बातों का फर्क नहीं पड़ेगा मैं स्टडी मटेरियल को सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन जिन बातों से फर्क पड़ जाएगा ना, मैं कहूंगा नहीं, स्टडी मटेरियल की बात लिख के आ जाना एग्जाम में कि अल्टरनेटिवली ऐसा भी हो सकता है बस। लेकिन मैं गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करने दूंगा किसी भी हालत। ठीक है जी, चलो और बताइए। सर अब जैसे कि अननॉर्मल लॉस हो गया 1 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया 50,000 का, तो सर वो ये कंसाइनमेंट में अलग अलग शो कर दें। अब नॉर्मल लॉस 50,000 और इंश्योरेंस 50,000। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करते थे, जो लॉस हुआ है मतलब जो वो
हाँ, नेट दिखाते थे। पहले नहीं, क्यों करें? कंसाइनमेंट के लिए तो कंसाइनमेंट ने तो लॉस को बाहर करना है, यहाँ से बनता नहीं है। कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा, स्टडी भी कर रहा है आपका, लेकिन हमारा कंसेप्ट जो है वो एंट्री का खत्म हो जाता है फिर। तो सर ऐसे दिखाएंगे तो हमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट दिखाना पड़ेगा नहीं? बना, हाँ बना दो, बहुत बढ़िया रहेगा, ये ज़्यादा बढ़िया है। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। बल्कि इंटर के अंदर एक चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर ये पॉइंट आएगा, तो वहाँ आपको याद आएगी इस अब नॉर्मल लॉस अकाउंट की कि हमने ये काम किया हुआ है। स्टडी मटेरियल ने तो कहीं नहीं बना रखा अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अपन बनाया करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बता भी रखा है कि कोई फाउंडेशन के हिसाब से तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा तुम्हें, मैं तो तुम्हें आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, यहाँ वाली तो साफ सफाई हो रही है, तुम्हारी पुराने कर्म जो हैं वो पवित्र किए जा रहे हैं बस। ठीक है, तो आप बनाओ और आगे काम आएगा ये। आप यहाँ इंश्योरेंस कंपनी और P&L लिख दोगे ना तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। सर वहाँ तो ये लिखते थे, यहाँ ये लिखते थे, ये क्या चक्कर है, दोगलापन कैसा है यहाँ? ठीक है, तो एक जैसे चलो बिल्कुल। यस, ये हो गया आपका। ठीक है जी, अगर कोई स्टूडेंट आगे नोट कर रहा है तो देख लो। हाँ, मैंने आपको दोनों बातें बता दी है। इस क्वेश्चन को स्टडी के हिसाब से सपोर्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, कि स्टॉक को 2 दिखा दिया, एक नॉर्मल और एक अब नॉर्मल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जो कि आपने किया था इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख और बैलेंस सीडी 10,000, हाँ वहाँ जी। पे बैलेंस सीडी की बजाय कुछ स्टॉक या फिर ऐसा कुछ? हाँ, अब नॉर्मल लॉस स्टॉक ही है, अब नॉर्मल लॉस स्टॉक। कहाँ पे? वो बैलेंस सीडी की जगह पे कह रही हूँ मैं, 10,000 जो आपने लिखा है हाँ, ये अब नॉर्मल लॉस के स्टॉक को ही रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस सीडी। हाँ, बैलेंस शीट अब नॉर्मल आइटम इस तरह से चलेगा आपके, बल्कि इन्वेंट्री के अंदर आ भी जाएगी, मैं वहाँ समझाऊंगा आपको इसको। इतने का नुकसान हुआ, इतने का क्लेम मिल गया, इतना माल पड़ा है अभी, इसको बेचेंगे तब देखेंगे। एक इन्वेंट्री का चैप्टर है, जब वो होगा ना तब याद करना, एक नॉर्मल आइटम एक अब नॉर्मल आइटम, इस तरह से दिखाएंगे हम लोग। ठीक है ना? मोहल्ले में सीए का स्टूडेंट अलग ही चमकता है ना, कोई आर्ट्स का है, कोई मेडिकल का, नॉन मेडिकल, ये अब नॉर्मल आइटम है भाई, सीए वाला है, सारे स्टॉक ही, गुड्स माल। बोलो सर जैसे आप कह रहे हो बैलेंस सीडी है, उधर भी बैलेंसिंग फिगर है, 2 बैलेंस कैसे हो गए सर? कहाँ बैलेंसिंग फिगर? नहीं, ये गिवन है बॉस, ये गिवन है, और ये हमने फाइंड आउट किया कि भाई 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें क्या है? ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जीपी बैलेंसिंग फिगर आता है। यस, हटा दूं इसको यहाँ से। अब एक जॉन जॉनी जनार्दन, इसका अकाउंट बनेगा। हाँ जी सर। उसमें सर वो सैलवेज स्टॉक लिखने में क्या है, मतलब बैलेंस की जगह हाँ हाँ, सैलवेज स्टॉक फिर सैलवेज स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वो और बनाओ, 2 अब नॉर्मल लॉस, फिर बैलेंस सीडी। तो अब सर बैलेंस शीट में तो फिर ये एबनॉर्मल लॉस आई है, तो कैपिटल हाँ, में चला अब नॉर्मल आइटम आएगी, ऐसे लिखेंगे। बैलेंस शीट में ये लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक में लिखेंगे नॉर्मल आइटम, नॉर्मल आइटम्स कितना था, 4,06,500, और अब नॉर्मल आइटम कितना, 10,000, ऐसे। ठीक है ना? यस, और बताइए। ठीक है, एक जोन का अकाउंट बना देता हूं मैं। बताना यार, जोन ने माल बेचा कितने का था? 10 लाख, 10 lakhs, 2 कंसाइनमेंट। चेक कर लो अपना जो किया हुआ काम है। और फिर जोन को पैसे देने हैं, 5,000 एक देने, 3,000 एक देने, 4,500 एक देने, और 1 लाख रुपए एक देने। कितने हो गए टोटल? 112,500 और 887,500 के बाय बैंक फाइनल सेटलमेंट। और ये 2 पूछे हुए थे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन चेक हो गया होगा। हाँ जी, मुझे नेक्स्ट नंबर बता दीजिए आप। 37 करवा दूं क्वेश्चन? हेडिंग लिखें, टाइप्स ऑफ कमीशन।
हेडिंग लिखें टाइप्स ऑफ कमीशन। कंसाइनर allowed following 3 types of commission to consignee. Number 1, consignor generally allowed following 3 types of commission to consignee. Number 1, ऑर्डिनरी कमीशन, साधारण कमीशन, सिंपल कमीशन। Such commission is allowed on total sales, that is cash plus credit, कैश प्लस क्रेडिट। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब तक जो आपने पढ़ा है वो ऑर्डिनरी कमीशन ही पढ़ा है, उसमें कोई अलग बात आई नहीं है अभी तक। एक होता है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन such commission is allowed to consignee when he sells goods above normal selling price. Normal selling price. Such commission is allowed to consignee when he sells goods above normal selling price. Such commission is allowed to consignee when he sells goods above normal selling price. Such commission is calculated on total sales or sales in excess of normal sales value as per agreement. Number 3, Del Credor Commission. हमारे चैप्टर में 3 तरह के कमीशन आएंगे। थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, और प्रैक्टिकल में ये आपको कैलकुलेशन को लेके चैलेंज करेंगे। एंट्रीज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है थोड़ा बहुत है, ज़्यादा फर्क नहीं है। When such commission is allowed, consignee bears the loss of bad debts. Otherwise, bad debts is
borne by consignor. This commission give protection. This commission give protection to consignor to avoid loss of bad debts. It is calculated on total sales, not only on credit sale. If nothing clear, यस, ध्यान से सुनो भाई। 3 तरह के कमीशन दिए जाते हैं हमारे चैप्टर में। 3 तरह के कमीशन होंगे। एक तो साधारण कमीशन जो अब तक हमने पढ़ा कि भाई कंसाइनी माल बेच देता है, उसको 10%, 5% या 35,000, 5,000, 1 लाख जो भी है वो कमीशन दिया जाता है, या वो जो उठपटांग ढंग से कैलकुलेशन थी, ये उससे एक्सेस प्रोसीड्स ऐसे वैसे, वो वाली सारी बात। एक कमीशन होता है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब ये होता है कि मैं अपने कंसाइनर के पास, कंसाइनी के पास गुड्स बेचता हूँ और मैं ये कहता हूँ भाई देख ऐसा है, ये जो आइटम है ना, ये आइटम 150 रुपये की है, इसे 150 रुपये में बेचना है, 150 के हिसाब से तुम इसे सेल करोगे तो मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। ये मार्केट के अंदर 150 का बिकता है, लेकिन मैं मज़े की बात बताता हूँ तुम्हें कि इसके अंदर आजकल शॉर्टेज चल रही है, ये चीज़ मार्केट में मिल नहीं रही। तो अगर तुम थोड़े से भी एफर्ट्स करोगे ना एक्स्ट्रा, तो ये तुम 180, 200, 250 तक भी बेच सकते हो। शॉर्टेज है मार्केट के अंदर इसकी, ठीक है। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है 150, और कंसाइनी ने बेच दिया कितने में 180 में। तो वो कहता है जी मैं फ्री फंड में क्यों दम लगाऊं, जब नॉर्मली ये 150 में बिक जाता है और मेरे को कमीशन उतना ही मिलना है। तो हमने कहा चिंता मत कर, तेरे को जो ऊपर बेचेगा ना तू, उसके ऊपर भी और या फिर टोटल पे हम और कमीशन दे देंगे तेरे को। इसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन, यानी नॉर्मल सेलिंग प्राइस को भी ओवर राइड कर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, ये किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, ये 150 पर कैलकुलेट हो सकता है, 180 पर हो सकता है, या खाली 30 पे हो सकता है। कैसे, जैसा भी एग्रीमेंट हो, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा जाए, क्वेश्चन के अंदर बता दिया जाएगा कि कैसे करना है, उसी तरह से आप लोगों ने करना है। तो ये कौन सा कमीशन हो गया जी, ओवर राइडिंग कमीशन। एक होता है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन जो है ना, क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए। जैसे भाई मैंने आपके पास माल भेज दिया, मैंने अपने एजेंट के पास माल भेज दिया और मैंने कहा यार माल बिक क्यों रहा है, कि सर बिक क्या रहा है, ज़्यादातर लोग जो है ना उधार माल खरीदने में इंटरेस्टेड है। ज़्यादातर लोग जो है उधार माल खरीदने में इंटरेस्टेड है, नगद माल लेने वाले कम लोग हैं। रूटीन में जो परमानेंट कस्टमर है वो उधार लेना ही पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है पैसे डूब जाएंगे, पैसे भी आ जाते हैं, थोड़े बहुत डूबते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उधार माल खरीदने वाले हैं। तो हमने कहा यार क्रेडिट सेल लेने वाले लोग हैं तो दो फिर क्रेडिट सेल। बोला सर देखो फिर क्रेडिट सेल के अंदर अगर बैड डेट्स होता है तो मेरी गारंटी नहीं होगी। मैंने कहा यार ये तो अपने कमीशन के चक्कर में धुआंधार सेल कर देगा, जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा कमीशन, लेकिन पैसे भी तो डूबेंगे। एक बंदे से भी मोटी रकम डूब गई तो सारा काम खराब हो जाएगा, सारा प्रॉफिट जो हो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो मैंने क्या कहा, एक तो अब मेरे पास ऑप्शन होता है, एक तो मैं कहता हूं जा कोई दिक्कत नहीं है, तू बेच उधार माल, अगर डूबेंगे तो मेरे, कोई चक्कर नहीं है। बोला ठीक है जी मैं तो बेच दूंगा। कमीशन वही यार 10% होगा तेरा कमीशन, पुराना ऑर्डिनरी कमीशन होगा, कमीशन कुछ और नहीं मिलना, 10% कमीशन है, उधार माल बेच, कैश भी बेच, तेरे को कमीशन मिलता रहेगा, बेड डेट्स हुए तो मेरे। एक तो ये ऑप्शन है, और एक ये ऑप्शन है कि एजेंट कह दे सर एक बात सुनो ना। मैंने कहा बताओ। ऐसा है मैं उधार माल बेचूंगा, क्रेडिट सेल करूंगा, कस्टमर देख देख कर क्रेडिट सेल करूंगा, कोशिश करूंगा कि पैसा ना डूबे, ठीक है। लेकिन आप एक काम कर लो, आप मेरा कमीशन बढ़ा दो थोड़ा सा, उसके बाद आपको मैं बेड डेट से भी मुक्ति दे दूंगा। मैं कहा अच्छा कितना कर दूं, 15 कर दो।
मैंने कहा ठीक है, तथास्तु, जा ऐश कर, आजकल चल भी रहे हैं अपने आशीर्वाद, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जा ऐश कर, तथास्तु, हो गया। तो बोला ठीक है, धन्यवाद बाबा जी, चला गया वो। तो ये जो 5% दिया है ना मैंने, ये डेल क्रेडिटर कमीशन है, डेल क्रेडिटर कमीशन। इसमें मैं बेड डेट्स के बोझ से बच गया भाई। अब वो खुल के क्रेडिट सेल करेगा, कमीशन खाएगा, और अगर बेड डेट्स का लॉस होता है तो वो खुद भुगतेगा। लेकिन वो एक ही बात है यार, क्रेडिट सेल करेगा तो कमीशन ज़्यादा आएगा, और इधर से बेड डेट्स होगा तो वो लॉस भुगतेगा। तो उसका तो क्या है, मान लो बेड डेट्स हो गए 4000 और कमीशन हो गया 15000, तो 11000 तो फिर भी बच गए घर में। P&L के अंदर 11000 रुपये ट्रांसफर कर देगा, 11,000 ट्रांसफर कर देगा, बचत तो होगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए डेल क्रेडिटर कमीशन किस लिए दिया जाता है कि बेड डेट्स की जिम्मेवारी सामने वाला एजेंट ही ले लेता है, इसलिए हम डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है। अब उसूलन तो इसे क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट होना चाहिए, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल ने बोला कि नहीं, अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो आप टोटल सेल पे कैलकुलेट करो। अगर क्रेडिट सेल पे करना होगा तो वो बता देगा आपको, अदरवाइज आप टोटल सेल के ऊपर ही करो। बार बार हम ये झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते, दिखाओ उधार कितनी, नगद कितनी, टोटल सेल पे दे दो बस, ठीक है। चलिए अब मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखता हूं जी। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, केस 1, when del creditor commission is not allowed, when del creditor commission is not allowed। तो अब ये देखना है कि बेड डेट्स की एंट्रीज क्या करनी है जब डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है और डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाता। तो मैं इसके अंदर दोनों की बुक्स की बात करूंगा। कंसाइनर मान लो मिस्टर एक्स, और कंसाइनी लेट अज्यूम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई, फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर वाई sold the goods for ₹20,000 to Mr. Z। Z कौन है, कस्टमर। मिस्टर वाई ने मिस्टर Z को 20,000 का माल बेचा। देखो बेचने से ही बात शुरू होगी ना बेड डेट्स की। तो पुरानी बातें तो क्यों करें हमने, माल भेजा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उन बातों का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो मिस्टर वाई ने, मिस्टर एक्स ने वाई के पास माल भेजा और मिस्टर वाई ने आगे जेड को माल बेचा। तो मिस्टर जेड को जब आप माल बेचते हैं तो हम एंट्री करते हैं जी, ये करेगा जेड डेबिट टू एक्स, यस। यानी जेड से पैसे लेने हैं और एक्स को पैसे देने हैं। बीइंग गुड्स sold to Z on credit on behalf of Mr. X। लीजिए ये हो गया जी, आपने Z को X के बिहाफ पर माल बेचा। ये बंदा क्या करेगा, मिस्टर Y क्या करेगा, ध्यान देना जरा, सॉरी मिस्टर X। मिस्टर X क्या करता है, मिस्टर X भी मिस्टर Z को डेबिट करता है। ये कहता है कंसाइनमेंट रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, जेड्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या करेगा भाई, ये वाई का नाम ही नहीं लिखेगा, ठीक है। ये वाई का नाम ही नहीं लिखेगा। जो पीछे जो एंट्रीज हुई हैं उसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें थी, ठीक है ना। मैं एक बार उनको इग्नोर करके ये काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा लास्ट के अंदर बताऊंगा कि आपने यहाँ क्या छोटी सी एक गड़बड़ है पूरे चैप्टर के अंदर। अभी तो आप ये लिखो कि जब उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिलता है तो फिर क्या करता है, वो सामने वाले डेटर को खुद ही सामने वाले डेटर का खुद ही नाम लिखता है, खुद ही खाता खोलता है। और ये कितना हो गया, 20,000। लो जी, बीइंग गुड्स, हाँ सोल्ड बाय X to Y
अगर एक्स वाई को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देता है और वाई उधार माल बेचता है, तो एक्स क्या करेगा फिर? वाई को अपना डेटर नहीं बनाएगा, सीधा सीधा जेड को ही अपना डेटर बना देगा। वाई को कह देगा तू माल बेच यार बस, और बीच में से हट जा, क्योंकि बेड डेट्स मैंने बियर करना है, तो डेटर्स भी मैं ही दिखाऊंगा अपनी बुक के अंदर। हाँ, ये वाई लिखेगा या ना, ये कह रहे हो क्या? 2x, ये तो ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड सोल्ड बाय वाई टू जेड, अच्छा ये बोल रहे हो, ठीक है, थैंक यू। वाई टू जेड, ठीक कर लो इसको। लो जी, अब क्या हुआ? नंबर 2, कमीशन अलाउड टू वाई 15% ऑन सेल। सर हाँ जी, सर जैसे आपने एंट्री करी है जेड अकाउंट टू कंसाइनमेंट, उस साइड हुई Z2X, हाँ तो सर ऐसे तो एक्स को भी जेड से लेने हैं, हमको भी जेड से लेने हैं। कंसाइनमेंट रिसीवेबल या तो सही है सर, या वाई लिखो, जेड से काउंट कितना लेनी चाहिए? हाँ ठीक है, कंसाइनमेंट रिसीवेबल ही ले लो आप लोग एक बार। जेड देखो, पता क्या होता है, रिसीवेबल बुक होती है, डेटर्स बुक होती है, मैंने पहले बताया भी था। एक डेटर्स लेजर होती है, सेल्स लेजर, तो उसके अंदर हर एक का नाम डिटेल में तो लिखना पड़ेगा ना, किस किस से कितना लेना है। कंसाइनमेंट रिसीवेबल एक ही खाता थोड़ी खुलेगा कोई, दुनिया भर के कस्टमर होंगे, आज जेड है, कल डब्ल्यू होगा, परसों वाई होगा, परसों कोई मिस्टर ए होगा, बी होगा, तो सारे ही होंगे ना। ठीक है, तो आप समझ लो, आप कंसाइनमेंट रिसीवेबल लिख लो एक बार। सर एक ना जैसे हमारे कई सारे एजेंट्स हैं, हाँ, अब उस एजेंट ने पता नहीं कितनों का माल बेचा, हम हर एक का नाम थोड़ा लिखते रहेंगे कंसाइनमेंट रिसीवेबल का, हम तो वाई को डेबिट करेंगे। हमने वाई सर को? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, हाँ। ताकि हमारे से अकाउंट्स का बर्डन कम हो जाए बुक्स का। हाँ हाँ, अब इतने सारे कंसाइनमेंट अकाउंट हैं, हर जगह कितनों क्रेडिट सेल्स हुई, तो एक कंसाइनमेंट रिसीवेबल का सही ढूंढना है, कंसाइनी का लिख देंगे हम नाम। एंट्री पूरी समझ लो एक बार, 3 एंट्री है, 3 एंट्री समझ लो, फिर बात करते हैं। हाँ जी, सर? कमीशन अलाउड टू, सर एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, आप लोग ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, कमीशन अलाउड टू वाई, तो कमीशन क्या है? खर्चा है जी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई को कमीशन देना है, कितना? 20,000 का 15% कितना हो गया? 3,000 रुपये, ये लीजिए। बीइंग कमीशन अलाउड टू वाई, ये लीजिए, और यहां पर क्या हो गया? एक्स से कमीशन लेना है, एक्स डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये लो भाई। बीइंग कमीशन ड्यू फ्रॉम एक्स, ये लीजिए। सिर्फ मैंने अभी आपको ये बताया है कि जब आपका कंसाइनी कस्टमर को माल बेचता है और आप डेल क्रेडिटर कमीशन उसे देते नहीं हैं, तो कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को डेटर बनाने की बजाय जो ओरिजिनल डेटर है उसी की लेजर खोलेगा। ठीक है जी, क्योंकि आमना सामना इन दोनों का हो गया। कमीशन हो गया जी, चलो अब क्या है? ए, रिकवरी बाय वाई फ्रॉम जेड रुपीज 19,000, आप लगा लो 18,000। वाई से, वाई को जेड से रिकवरी हुई 18,000 की। वाई ने एक्स को कहा जी मेरे पास जेड से 18,000 रुपये आ गए हैं, ये रकम पक्की हो गई, ठीक है, ये अमाउंट पक्की हो गई, तो ये लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। इसने क्या किया? जेड को रिड्यूस कर दिया 18,000, इसने जेड को रिड्यूस कर दिया। ये देखो, इसने किसी ज़माने में जेड को अपना डेटर बनाया था, इसने किसी ज़माने में जेड को अपना डेटर बनाया था। एक मिनट, रेड पेन से ले रहा हूँ मैं। इसने डेटर बनाया था और ये डेटर इसने कम कर दिया जी, ये देखो। जेड से 20 लेने थे लेकिन मिले कितने? 18। वाई ने कहा, एंट्री सारी देखते जाओ लाइन में, वाई ने एक्स को कहा भाई साहब जेड से 18,000 आ गए हैं, हम काफ़ी 90% लड़ाई तो हमने जीत ली है, 18,000 रुपये रिकवर कर लिए मैंने,
तो एक्स ने कहा शाबाश बहुत अच्छे, मैं भी एक काम करता हूँ, अब आगे से ये पैसे मैंने जेड से नहीं लेने, आगे से ये पैसे मैंने जेड से नहीं लेने, टू जेड 18,000 से मैं डेट इसको राइट ऑफ करता हूँ और आज से मैं तेरे को अपना डेटर बनाता हूँ, आज से मैं तेरे को अपना डेटर बनाता हूँ कि ये पैसे मैंने किससे लेने हैं, वाई से लेने हैं जी। एक्स ने वाई को कहा आज के बाद जेड का खाता बंद और तेरा खाता शुरू। ये 18,000 तुम्हारे पास आ गए हैं, तो अब जेड का कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी लेजर से जेड को राइट ऑफ कर रहा हूं। लो जी, बीइंग recovery from Z, being recovery from Z due from Y, or being amount recovered from Z। लीजिए, अब देखो ये शिफ्ट होगी ना एंट्री। अब उसने कहा अब पक्के हो गए पैसे, अब बुक हो गए पैसे, अब तक कच्चे थे, अब तक जेड का नाम लिखा जाना था, अब पैसे बुक हो गए हमारे। अब बात आ गई जी बेड डेट्स की। रिकवरी ये हुई, बेड डेट्स मिस्टर जेड वाले बेड डेट्स हो गए ₹2000। लो जी, ये बेड डेट्स हो गए 2000 रुपए के। लिखा आपने। अब बताओ हम बेड डेट्स को कहाँ दिखाएं? ये कंसाइनमेंट का लॉस है या आपके दिल्ली वाले बिजनेस का लॉस है? ये लखनऊ का लॉस है या दिल्ली वाले बिजनेस का लॉस है? लखनऊ वाला। तो लखनऊ वाले P&L में जाएगा ना, तो किस में जाएगा ये? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्या हुआ? बेड डेट्स। भाई बेड डेट्स कहाँ दिखाऊंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में। कितना? 2000। और 2Z, ये Z को कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया। बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ ड्यू फ्रॉम Z। लो जी, इसने लॉस दिखा दिया, कंसाइनमेंट दिखा दिया। ठीक है जी, डन। अब सुनिए, अब इस भाई के साथ क्या हुआ, यूं बताइए। Z से लेने कितने थे? 20, और Z से मिल कितने गए? 18। तो Z के डेबिट में कितने रह गए? 2, और Z मना कर गया, पैसे मना कर गया। अब बताओ Z से पैसे लेने हैं कि नहीं लेने? यस, नहीं लेने भाई, 2000। अब Z से कहाँ लेने पैसे? जब बेड डेट्स अज्यूम कर लिया हमने, बेड डेट्स को मान लिया कि हाँ भाई साहब अब बेड डेट्स हो चुके हैं, अब Z नहीं है हमारी किताबों में, तो Z को तो राइट ऑफ करना पड़ेगा आपने। Z के साथ Y के साथ क्या हुआ? सुनो, कुछ नहीं है, इसने तो एक सेलिब्रेशन करना है। इसने कहा Z से 20 लेने हैं और X को 20 देने हैं। फिर उसके बाद क्या आया? Z से जब 18 मिल गए तो इसने कहा अब Z से 18 नहीं लेने, और ये 18 किसको देने हैं? X को देने हैं। 18 क्यों देने भाई? 20 देने हैं। अब क्या हुआ? 2000 रुपए डूब गए, बेड डेट्स में चले गए। अब ये क्या लिखेगा? Z को नहीं देने, Z से नहीं लेने हैं और ना ही वो X को देने हैं। यानी आपकी एंट्री होगी क्रेडिटर टू डेटर। ना आपने देने हैं और ना आपने लेने हैं। ठीक है जी, ना आपको देने हैं मीन्स आप क्रेडिटर कम कर दो, ना आपने लेने हैं मतलब आप डेटर कम कर दो, बस बात खत्म। तो एंट्री क्या हो जाएगी? X to Z, X to Z। ये लीजिए,
एक्स डेबिट टू जेड 2000, ये लीजिए बिंग, हाँ एक्स डेटर का क्रेडिटर कम हो गया और डेटर कम हो गया, बिंग अनरिकवर्ड अमाउंट फ्रॉम जेड रिटर्न ऑफ, बिंग अनरिकवर्ड अमाउंट फ्रॉम जेड रिटर्न ऑफ। क्लोजिंग एंट्री फॉर कमीशन, क्लोजिंग एंट्री फॉर कमीशन, बताओ भाई क्लोजिंग एंट्री कमीशन के लिए क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, कितना भाई, कितना था? 3000, पूरे 3000 रुपये, ये लो बिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, ये लीजिए। एक छोटी सी बात लिखनी है यहाँ, एज पर एसएम कंसाइनर मिस्टर एक्स कैन डेबिट मिस्टर वाई डायरेक्टली फॉर goods sold by him alternatively। लो जी, सारी एंट्री दोबारा बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। अभी तो मैंने एक प्रोसेस आपसे नोट करवाया, अभी मैं बता रहा हूं। लिखा आप सबने? किसी का रह तो नहीं गया? चलो सुनो, ऑब्जर्व सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, एक एक्स और एक वाई, ठीक है जी। वाई ने माल बेच दिया, वाई ने जेड को माल बेच दिया, तो जेड से लेने और एक्स को देने हैं कितने? 20,000। इसने कहा मुझे भी जेड से ही लेने हैं, जेड टू सेल कंसाइनमेंट 20,000। वाई ने कहा भाई साहब आपको जेड से कैसे लेने हैं? जेड से तो लेकर मैं दूंगा पैसे। बोला समझा कर यार, बैड डेट्स का लॉस मैं भुगतूंगा, तो मैं जेड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी रखूंगा कि भाई पैसे दे दियो टाइम से। मैं हेड ऑफिस से फ़ोन करवाता रहूँगा, उसको याद दिलाता रहूँगा, उसको ये भी बताता रहूँगा मैं बड़ा पावरफुल इंसान हूँ, मैं तेरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा पैसे नहीं देगा, तो डराता भी रहूँगा थोड़ा बहुत मैं। तो इसलिए वो क्या करता है, जेड का नाम लिखता है, क्योंकि इसको ये डर है कि वो पैसे खा ना जाए कहीं। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, पैसे मिल गए जी। अच्छा, कमीशन वाली बात छोड़ दो एक बार। कमीशन की एंट्री तुम्हें पहले पता है, कमीशन की एंट्री क्या होनी है, और कमीशन को पी&एल में डालते हैं, छोड़ दो कमीशन को। क्या हुआ, जेड से मिल गए जी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। जेड से कितने मिल गए? 18। और वाई ने तुरंत क्या किया, एक्स को इन्फॉर्मेशन दे दी कि रिकवरी हो गई है 18,000 की। उसने कहा ठीक है, फिर अब ऐसा है
जेड को मैं धमकी 20 की नहीं दूंगा, धमकी 2 की दूंगा। तो 18,000 रुपये उसने कम कर दिए, और ये पैसे अब किससे लेने हैं? वाई से लेने हैं। अब एक्स ने कहा देख भाई अब जेड रास्ते से हट गया, अब तू है सीधा टारगेट पे, तू मत खा जियो, ये पैसे तेरे से लेने हैं, मैंने 18,000 रुपये। उसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वाई ने एफर्ट किए, एक्स ने भी एफर्ट किए, जेड मना कर गया भाई 2,000 रुपये लेकर दिखा दो, तुम कह रहे थे ना पावरफुल इंसान हो, बताओ देखते हैं पावर कितनी है तुम्हारे अंदर। और हमने कहा हम तो मजाक कर रहे थे, दे दे यार पैसे। तो उसने कहा नहीं मजाक के हो गए 2,000 रुपये, जाओ। खा गया पैसे यार, ठीक है तो कोई बात नहीं, खा गया। तो अब क्या है, वाई ने कहा साहब पैसे नहीं दे रहा, जेड पैसे नहीं दे रहा। तो एक्स ने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, छोड़, मैंने उसको धमका दिया है, वो धमक भी गया है, और मैंने कहा खा ले कोई बात नहीं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पैसे से, असल में वो धमक के आया है। तो एक्स ने भाई को कहा चिंता मत करो, कोई बात नहीं यार, गरीब आदमी है बेचारा, खा गया तो माफ़ किया उसको, मैंने धमका तो दिया, उसको पीट भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार जाकर पीट कर आया हूँ वहाँ लखनऊ, जाकर उसे साइकिल लेके गया था, ठीक है ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने दे उसको पैसे। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको उड़ा दूँ ना खातों से, मैंने कहा हाँ उड़ा दे, कितने रखे हैं बाकी? 2। लो जी, लो जी, जेड को खत्म कर दिया, जेड को 18 से यहां खत्म कर दिया, 2 से यहां खत्म कर दिया, ठीक है खत्म होगी बात। फिर वाई का फोन आया, सर आपको भी उड़ा दूं? हमने कहा उड़ा दे, ठीक है ना, क्यों, ये 2 ना तो आने न देने। तो उसने क्या किया, एक्स को भी खत्म कर दिया, एक्स डेबिट 2000, यानी आपके क्रेडिटर भी कम हो गए और आपके डेटर भी कम हो गए। जिससे पैसे लेने थे वो नहीं लेने, जिसको पैसे देने थे उसको नहीं देने, जिससे लेकर देने थे वो लेकर नहीं देने की एंट्री हो गई। नहीं देने अकाउंट डेबिट टू नहीं लेने अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री कर दी मैंने। आप समझ रहे हो ना मैंने जर्नल क्यों करवाई थी आपको, ठीक है, बस ये मेरी भाषा तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाए इसलिए करवाई थी। अगर मैं जर्नल इतना टाइम लगा कर ना करवाता ना, तो मैं बोल क्या रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आता। छोड़ो सर पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट पड़े रहते हो उन्हीं चक्कर में, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से। तो एक्स ने कहा देख भाई ऐसा है, तेरे से 18,000 लेने हैं, जेड अब पैसे देगा नहीं क्योंकि मैंने उसे माफ कर दिया, माफ करने के नाम पर उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और मैंने तेरे को अपना डेटर 20 से बना भी नहीं रखा, तो मैं वाई को डेबिट क्यों लिखूं भाई। तो मैंने क्या किया फिर, इसको कंसाइनमेंट, मैंने इनकम मान ली थी ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 का लॉस हो गया जी, ये लो। वैसे तो एंट्री क्या होती है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, लेकिन जब मेरा कंसाइनमेंट में आ रहा है, जितने भी लॉस इनकम प्रॉफिट सारा का सारा कंसाइनमेंट में आ रहा है, तो मैंने एंट्री कर दी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जेड। लो जी, अब आपका स्टडी मटेरियल ये कहता है, ठीक है, ये तो ओरिजिनल प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है। आपका स्टडी मटेरियल कहता है ये जेड वाला काम ना करो यार, ये जेड वाला काम मत करो, ये मत करो, ये जेड का खाता मत खोलो, और आप सीधा वाई को दिखा दो कितना 20, और ये फिर एंट्री होगी नहीं। जब आपने वाई को सीधा दिखा दिया तो ये एंट्री पूरी नहीं होगी। आपने वाई से कितने लेने हैं 20,000, और जब मिल जाएंगे तब इसने ये तो करता रहा, लेकिन ये क्या एंट्री कर देगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जेड की जगह क्या कर देगा, वाई कर देगा। बस वो जो प्रोसीजर था वो मैंने तुम्हें ओरिजिनल प्रोसीजर बताया कि ओरिजिनली ऐसे होता है, उसकी डेटर्स लेजर खुलती है, लेकिन आपका स्टडी मटेरियल थोड़ा शॉर्टकट मार रहा है, वो सीधा सीधा वाई को अपना डेटर बना रहा है। बात समझ आ गई, वो बात मैंने लिख दी है। अब बताओ जी लास्ट की 2 एंट्रीज कौन पूछ रहा था, यस होगी क्लियर अब, ठीक है, हाँ अब कुछ भी बोलना चाहो, हो गया क्लियर। मैंने कहा था ना थोड़ा सा जल्दबाजी करते, एक स्टूडेंट और भी बोल रही थी, गर्ल स्टूडेंट में कौन बोल रहे थे, क्लियर हो गया क्या अभी, ओके चलिए। लो जी, अब मैं अगली बात कर रहा हूँ बॉस, अब मैं अगली बात कर रहा हूँ, और वो बात बड़ी सिंपल सी है। केस 2 when del creditor commission is allowed, when del creditor commission is allowed, consignor Mr. X, consignee Mr. Y, goods sold by Y to Z rupees 20,000,
Z टू X, Z से पैसे लेने हैं और X को पैसे देने हैं, ये लिखेगा क्लियर कट Y। अब तो पूरा हक के साथ लिखेगा Y, क्यों? बेड डेट्स का लॉस कौन भुगतेगा? Y। लो जी 20,000। कमीशन टू Y रुपीज 3,000। तो क्या करेगा ये? X से कमीशन के लेने हैं कितने? 3,000। X से कमीशन के लेने हैं 3,000 और ये कहता है कि मैंने Y को कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन की बजाय क्या लिखता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू Y। Y ने Z को माल बेचा, कमीशन ड्यू कर दिया। थर्ड में रिकवरी फ्रॉम Z रुपीज 18,000, ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू Z 18,000। ये Z को राइट ऑफ कर दिया इसने, रिड्यूस कर दिया इसने, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। ये लो जी, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। लिखा? चलिए, बेड डेट्स हुए, क्योंकि हमारे पॉइंट का हीरो है बेड डेट्स। बेड डेट्स हुए 2000। अब बताओ एक्स कोई एंट्री करेगा क्या? नो एंट्री। अब कोई एंट्री नहीं करेगा, क्यों? इसके नाम का कमीशन दे रखा है भाई। हमने तो पहले भी 20 लेने थे, आज भी 20 ही लेने हैं, तो बेड डेट्स की हम कोई एंट्री नहीं करेगा और ये भाई करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट तो कौन बना रहा है? एक्स बना रहा है। ये तो बेचारा सिंपल सा पी एंड एल बनाता है, और पी एंड एल में क्या लिखेगा? बेड डेट्स टू Z कितना? 2000। ये लो जी, ये भी राइट ऑफ कर दिया इसने, ये इसने राइट ऑफ कर दिए। और उसके बाद ये एक क्लोजिंग एंट्री करेगा। क्या? कमीशन अकाउंट डेबिट। भाई कमीशन कितना था? 3000। और बेड डेट्स कितना हो गया? 2000। जो कमीशन आया उसमें से 2000 रुपये तो बेड डेट्स का लॉस बियर करना पड़ गया, तो पी एंड एल में कितना जाएगा? अब समझ रहे हो बात को? और अगर आपके बेड डेट्स 5000 होते तो पी एंड एल के डेबिट में 2 चला जाता, क्यों? 3000 का कमीशन है और 5000 के बेड डेट्स हैं, तो 2000 विल बी बोर्न बाय पी एंड एल अकाउंट।
ये लो भाई, ये थी कमीशन की बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। ठीक है, आज मैं होमवर्क में दूंगा आपको इसके लिए कुछ काम ट्राई करने के लिए। और फिर अब मुझे ये बताइए, अब ध्यान रखना हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इनवाइस प्राइस का। ठीक है, इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस का मतलब होता है रेट बढ़ाकर माल भेजना। माल है 10 का लेकिन मैं उसे बताऊं 12 का, झूठ बोलता हूं मैं। ठीक है, ताकि वो 12 वाला 15 में बेचे, 14 में बेचे, 13 में बेचे, 12 में बेचे, मरता पड़ता 10 में तो बेच ही थी। ठीक है, वो टॉपिक अभी बाकी है हमारा, इसको हम लोडिंग बोलते हैं। लेकिन फिलहाल हम करते हैं अभी पुराना काम। बताइए मुझे, पुराने में क्या 37 क्वेश्चन बाकी है? यस सर। और 37 और कौन सा था? 40, ओनली 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पहले करते हैं फटाफट, शायद मैं कुछ काम करने के लिए आपको दे दूं। हाँ जी, मिस्टर वाई कंसाइंड 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट वाज ₹900। लो जी, एक टूथपेस्ट का कॉस्ट प्राइस 900 है। मिस्टर वाई स्पेंट 100 पर पैकेट एज कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग। One packet was lost on the way and Mr. Y lost claim with the insurance company and could 570 as claim on average basis. Consignee took delivery of the rest of the packets and spent 39950 other non-recurring expense and 22,500 as recurring expense. He sold 740 packets at 12 per toothpaste. He was allowed 2% commission on sale plus 1% Dell creditor commission. Dell creditor commission, इसके अंदर you are required to prepare consignment account, closing stock calculate करो, abnormal loss और profit on consignment. लो जी, इस क्वेश्चन में बाई चांस बेड डेट्स का कुछ भी नहीं हुआ तो ये फर्क नहीं पड़ा कि डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कमीशन अपन कितना % देंगे? 3% देंगे। लो जी, पहले हम करेंगे वर्किंग नोट। नहीं, वर्किंग नोट किस लिए करना है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, अबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। लीजिए जी, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। भाई ने बोला कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, फटाफट बना देते हैं। देखिए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। भाई बताओ कितने? हाँ, 800 इंटू ₹900, 7,20,000 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हाँ 80,000 इंटू ₹100, 80,000. Mr. price of each packet was 9. Mr. Y spent 100 as packet, freight, cartage, insurance. One packet was lost on the way by abnormal loss. इसकी वैल्यू निकालने के लिए सी पार्ट 2, ठीक है। और क्लेम मिला वो देख लेंगे अपन। कंसाइनी ने डिलीवरी ली और 39,952। कंसाइनी का नाम क्या है बॉस? मिस्टर वाई। और आगे कौन है? बस टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनीज अकाउंट। $39,950 प्लस 22,500, राइट। टोटल बता दो कितना हुआ। $62,450 क्या? हाँ ठीक है, तो कैलकुलेशन में ले लूँगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग, यहाँ क्या जरूरत है? एंट्री तो वही होनी है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है ना, इसलिए। हाँ जी, और बताइए।
ही सोल्ड बाय कंसाइनी, बाय कंसाइनीज अकाउंट 740 पैकेट्स एट ₹12 पर टूथपेस्ट, 740 पैकेट्स, और एक पैकेट में कितने 100, और इंटू ₹12, 8,88,000। लो जी, और क्या बच गया बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। हाँ, सी पार्ट 2, कमीशन टू कंसाइनी अकाउंट। कमीशन हो गया 8,88,000 का कितना परसेंट, 3%। थोड़ा प्रॉफिट या लॉस की जगह छोड़ देते हैं और पार्ट 2 करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ abnormal loss एंड क्लोजिंग स्टॉक। लो जी, डन। हाँ जी, अब सुनो ज़रा, क्वांटिटी में क्या चीज़ है, पैकेट्स, और क्वांटिटी में पैकेट्स ही है ना, और कॉस्ट में है रुपीस पर्टिकुलर। हाँ जी, गुड सेंट बताइए कितना, गुड सेंट 800 पैकेट 7,20,000 के, एड डायरेक्ट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर ना। हाँ जी बताइए कितना, 80,000। ये टोटल कॉस्ट हो गई 800 डिवाइड बाय 8 lakhs, 8 lakhs डिवाइड बाय 800, तो लेस अब नॉर्मल लॉस रास्ते में ही हुआ है ना। अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 1 पैकेट, तो 8 lakhs डिवाइड बाय 800 इंटू 1। हाँ जी, अब नॉर्मल लॉस हो गया 1000 का। तो गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, $799, अच्छा माइनस करना है, ध्यान रखें, 7,99,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनी ने पे की, हाँ जी 39,950, तो ये टोटल हो गए 838,950, इतना ही था ना बस। तो अब मैं दिखाता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितने बेचे हैं इन्होंने, 740, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 59, है ना, और वैल्यू होगी 838,950 डिवाइड बाय 799 इंटू 59, 61,900, 950, ये लीजिए।
यस, डन। हाँ जी, मुझे बताइए अब नॉर्मल लॉस की कीमत कितनी आई थी? 1000 और ये आया था 61950। बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? 61860 टू पी एंडल। टोटल 950950। ये लीजिए। हाँ जी, हाँ बस ये दोनों लिख लिए ना आप लोगों ने? ठीक है, ये लो जी, ये देखना था। कौन सा क्वेश्चन था जो पहले वाली बात थी? 30। ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं ना? बिल्कुल, मैंने कहा था बड़ा दुख झेल लो, छोटा दुख खत्म हो जाएगा। आधा किलो, 1 किलो, है ना, वो वाले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37। Shri Mehta of Mumbai consigned 1000 kg of goods costing 1000 each to Shri Sundaram of Chennai. Shri Mehta pays the following expense in connection with consignment: carries, freight, loading. Shri Sundaram sells 700 cases, 14 per case, and incur the following: clearing charges, warehousing and storage, packing and selling. It is found that 50 cases have been lost in transit and 100 cases are still in transit. बस कुछ नहीं है, अलग बात एक ये थी कि माल अभी रास्ते में भी है, कुछ सारा माल रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ abnormal loss, goods in transit and closing stock। क्वांटिटी और कॉस्ट। बताइए क्वांटिटी में क्या है? केसेस और पर्टिकुलर। थोड़ा स्पीड से कर लेंगे अब। गुड सेंट कितने केसेस भेजे? 1000। और एक कितने का? 1000 का, तो 10 lakhs हो गए। एड डायरेक्ट एक्सपेंस जो कंसाइनर ने पे किए, बताओ टोटल 50। तो टोटल जो माल भेजा उसकी कॉस्ट हो गई 10,50,000। अब ध्यान दो जरा, लेस अब नॉर्मल लॉस इसी में से है ना, कितना? 50। तो 10,50,000 है, 1000 का, तो 50 का कितना होगा? 52,500। और कुछ नहीं भाई, लेस गुड्स इन ट्रांजिट, ये भी तो इसी में से है, 100 है, तो 10,50,000 डिवाइड बाय 1000। अच्छा, आप अब नॉर्मल लॉस माइनस करके दिखाओगे तो भी सेम आंसर आएगा भाई। 1000 में से 50 तो खराब हो गए, तो 950 रह गए, तो उसकी कीमत भी तो कम करोगे आप। ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन के अंदर सेम आएगा आंसर बिल्कुल। भाई इसको आप 950 दिखा दो और ये कितना आ जाता है? 9,97,500। तो 997,500 डिवाइड बाय 950 इंटू 50, ये करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बताना। 100 सॉरी, हाँ ऊपर भी 100 ही आएगा। हाँ ये 100 आएगा भाई, सॉरी। हाँ अब बताने का
1,05,000। बस बात खत्म हो गई। तो गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, हाँ जी 850 और ये 892,500। सर हाँ जी, सर इसमें क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट नहीं लेंगे? क्लियरिंग चार्जेस जो सुंदरम ने पे किए हैं, अब सुंदरम ने तो लोकली पे किए होंगे ना जी। क्लियरिंग चार्जेस ये देखो ऊपर है श्री मेहता, कंसाइनी है श्री सुंदरम, ठीक है। मेहता साहब तो अपने यहीं के हैं और सुंदरम आइए वणकम मी सुंदरम, वो है ये। सर क्वेश्चन नंबर 34 में तो किया था कंसाइनी ने, तब तो हमने चार्ज किया था। वो टू पे बेसिस था, वही है ना, टू पे बेसिस था। क्वेश्चन नंबर 34, एक मिनट रुक जाओ। नहीं किया, सिर्फ 20 लिया था, 4,05,000 निकाले थे, सिर्फ 20 लिया था। हाँ जी, अब जोड़ दो डायरेक्ट एक्सपेंस। सर हाँ जी सर। सर जो अपने एबनॉर्मल लॉस निकाला है सर, हाँ जी, वो सर ट्रांजिट वाले लेस करके उसके बाद नहीं निकलेगा सर? एक ही बात है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। पहले ट्रांजिट माइनस कर दो, फिर अब नॉर्मल लॉस कर दो, पहले अब नॉर्मल लॉस कर दो, फिर ट्रांजिट कर दो। क्योंकि सर वो जो ट्रांजिट है उसमें भी तो लॉस होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें भी तो हो सकता है लॉस। चांस का तो हम देखते नहीं ना भाई, एक्सीडेंट करके ही मानेंगे हम। हाँ, अब नॉर्मल लॉस है ना, नॉर्मल होती तो चांस देखते हैं अपन। कैसे भी करो सर आंसर सेम आएगा मतलब क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, खर्चा कितना किया उसने बताओ। हाँ, डायरेक्ट जो था सुंदरम का डायरेक्ट था 8,500, तो टोटल कॉस्ट हो गई 9,01,000। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 150, और इसकी वैल्यू निकालेंगे 9,01,000 डिवाइड बाय 850 इंटू 150, 159,000। ये लीजिए। पूछा क्या है? कंसाइनमेंट और सुंदरम। देखो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एरर, ये जो भी आपने पीछे जितने जो भी चैप्टर हुए हैं आपके लगभग थे +1 के अंदर, और आंसर नहीं दिया हुआ था और निकाल के ला रहे थे तो भी ज़्यादा कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। इसमें आपको असली चीज़ पता चल रही होगी कि बिना आंसर के क्वेश्चन निकालने का मतलब क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, हो सकता है इस पैटर्न की अहमियत आपको अब तक ना पता लगी हो, क्योंकि आपके चैप्टर किए हुए थे ज़्यादातर। ये तो यूँ इतनी तो गलती होती है, कोई खास बात नहीं, इतनी तो आगे भी करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको असली चीज़ पता चल रही है इस पैटर्न की, ठीक है ना। तो ये पैटर्न रखना है अपने को, और बिल्कुल इसको, हाँ एक काम और करना है, क्वेश्चन बैंक में जहाँ क्वेश्चन दिया होता है वहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपने, क्योंकि रिवीजन करोगे तब भी बिल्कुल कोरा कागज होना चाहिए आपके सामने, तब भी ऐसे ही करना है रिवीजन में भी। फिर नेक्स्ट टाइम भी नहीं लिखना है, लास्ट तक आपने क्वेश्चन में हाँ कुछ लिखना है, बैक साइड में कोई खाली पेज पर लिख लो बस, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में नहीं लिखना आपने कुछ भी जहाँ क्वेश्चन है, वरना सेकेंड टाइम कैसे सोचोगे। लीजिए, क्या मेरे को स्टॉक वगैरह इसमें दिया हुआ है? नहीं। सॉल्यूशन, बुक्स ऑफ मेहता जी, नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट,
यस, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बताइए कितना? 10 lakhs. 2 कैश, डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000. 2 सुंदरम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 31,500 बाय सुंदरम सेल 9 lakh बाय abnormal loss, yes, 52,500 बाय गुड्स इन ट्रांजिट कितना? 1,05,000 बाय, ये दोनों बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट में दिखाएंगे स्टॉक विद कंसाइनी, स्टॉक इन ट्रांजिट बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 159,000. और कंसाइन कमीशन ना, कमीशन कितना है? 98,000. खत्म होगी बात? कितना? टोटल बताओ? 12,96,500. Number 2, Sundaram's account. हाँ जी, बताइए, सुंदरम से पैसे लेने हैं सेल के 9,80,000. सुंदरम को पैसे देने हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने? कितना? 23,000. 31,500 कमीशन का देना है. 90 और किस चीज़ के देने? तो क्रेडिट में लिखूं 8,50,500 बाय बैंक फाइनल सेटलमेंट, बाय बैंक कैश कुछ भी लिखो, बैलेंसिंग फिगर सेटलमेंट. लो जी. सर जो कि वहाँ पे बैंक वहाँ पे बैलेंस नहीं लिखेंगे? नहीं, हम अज्यूम करेंगे कि फाइनल सेटलमेंट हो गई है, कुछ ना मेंशन हो तो हम मानकर चलेंगे कि फाइनल सेटलमेंट हो गई. आपके होमवर्क में अरे क्या हो गया? एक तो ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 31. $37 हुआ है ना ये? क्वेश्चन नंबर 43 बेड डेट्स आएगा इसमें. ये 2 क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं. हमारा
जो स्टडी का जो पैटर्न होता है ना, जो पढ़ने की जो हमारी पढ़ाई है, मैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है, इस पूरे पैटर्न में क्या होता है कि स्टूडेंट बेचारा खुद खो जाता है, वो मर जाता है। वो धीरे धीरे जो चीजें, जो उसकी हरकतें होती है, जो उसका बचपन होता है, जो उसकी खिलावट होती है, जो उसकी मस्ती होती है, वो खत्म हो जाती है। हमारा जो पढ़ाई का पैटर्न है उसके अंदर, हमारा मतलब पूरे हिंदुस्तान का ले लो, मिनिमम हिंदुस्तान का ले लो, मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड का ले लो, ठीक है भाई। किसी ने जिंदगी मौत का सवाल बना रखा है सीए, ठीक है, मेरी सीए नहीं हुई तो मैं तो मारा जाऊंगा, और फिर रिजल्ट में उसका फेल आया, उसके बाद उसने कर दिया काम अपना, बात खत्म, ठीक है। मैं इन चीजों को बड़ा नॉर्मल करना चाहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं इन चीजों को थोड़ा ऑपोजिट लेता हूं कि किसी बच्चे की बाई चांस मान लो सीए नहीं हुई या फाउंडेशन नहीं हुई, तो हो सकता है उसके लिए कोई उससे ऊपर की चीज हो, ठीक है ना। जब मेरी +2 हुई तो मुझे कहा गया कि कॉमर्स में देखो सीए सबसे टॉप में है और आप सीए ज्वाइन करो। मैंने अपने आप को एनालिसिस किया कि मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता हूं, तो मैंने कहा यार मैं सीए के, फिर मैंने सीए का प्रोफाइल देखा, तो सीए का प्रोफाइल देखा तो सीए के प्रोफाइल में क्या था कि आप ऑफिस में बैठ के काम करो, आपके पास लोग आएंगे ऑडिट करने, या आप लोगों के पास जाओगे ऑडिट करोगे, ये सारी है। तो मैंने कहा इसके अंदर मुंह के ऊपर तो ताला ही लग गया, और फिर काम कॉरपोरेट के अंदर और ये इस तरह की चीजें, और मेरा काम है, मैं इंजॉय करता हूं लोगों से इंटरेक्शन करने में, बात करने में, चीजों को एक्सप्लोर करने में। तो मैंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके तो ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर मैं अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं, तो उसके लिए आपके फिर ये टीचिंग लाइन है या मोटिवेशन की है या और है, ये काफी चीजें थी मेरे सामने। बेसिकली मैं थिएटर का बंदा हूं, मैं थिएटर करता था, जैसे पहले बचपन में स्कूल के अंदर स्टेज करता था, फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं, हाँ, तो नहीं ये तो चलो यूं चलते फिरते ही कर देता हूं मैं, लेकिन बेसिकली मैं एक्टिंग के अंदर मेरा रहता था। सुनो एक मिनट, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार सीए करना या सीए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टीचिंग करनी है तो अपने प्रोफेशन को सेलेक्ट करो ना, फिर टीचिंग के प्रोफेशन को सेलेक्ट करें। पहले तो मैं सीए करूं पूरा दम लगाकर, फिर मैं टीचिंग करूं, तो लॉजिक क्या है इसके अंदर? अगर टीचिंग करनी है तो टीचिंग का कोर्स किया जाए ना, सीए करनी है तो सीए का कोर्स किया जाए। सीए करके टीचिंग करूं, ये क्या मामला है? ये मेरे दिमाग में सेट नहीं हुआ कुछ। तो मैंने कहा इट्स बेटर टू बी ए गुड टीचर रेदर देन ए बैड सीए। ठीक है, सीए करके मैं अपनी लाइफ को मैं मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके साथ में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे अंदर जो है ना एक एक्सप्लेनेटर जो था वो अच्छा था, एक्सप्लेन करने वाला। तो इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि सीए को पढ़ाने के लिए सीए होना जरूरी है, और है आपकी नॉलेज का ही मामला है सारा का सारा। ठीक है, फॉरेन के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो दिन में डॉक्टरी करते हैं, रात को ड्रम बजाते हैं शोज के अंदर। ठीक है, इंजीनियर है, दिन में बेचारे अपने बिल्डिंगों में सीमेंट बजरी क्रेशर में घुले रहते हैं, रात को डांस शो करके अपना अर्निंग करते हैं, क्योंकि डांस उनका पैशन है। अब उसको कहते तू इंजीनियर है, डांस क्यों कर रहा है, शर्म आती है तेरे को? तो क्या तरीका है ये? ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर जो एलिमेंट है वो जिंदा रहे किसी भी तरीके से। ठीक है, अपने आप को भूल ना सको। मेडिकल का स्टूडेंट है, लगा हुआ है 19-19 घंटे 20-20 घंटे। ठीक है, मोटे मोटे चश्मे लग गए बेचारे के, मोटा हो गया, बीमारियां लग गई। जब तक डॉक्टर बना तब तक तो वो सारा काम ही, मतलब उसके लिए जब लड़की देखने के दिन आते हैं तो उसके लिए कोई औरत देखी जाती है कि भाई अब लड़की से तो ब्याह हुआ को नहीं, लुगाई से ब्याह कर लो। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या तरीका है ये कि आपकी सारी बचपन है, सारी जवानी है, वो सारी खत्म कर दी पढ़ाई ने। मैं ऐसे नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो। जब मैं हूं, क्योंकि मेडिकल वालों को तो मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं सीए वालों को पढ़ा सकता हूं, तो सीए वाले स्टूडेंट के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरा विजन है।